आज हम लोग बात करेंगे जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो व्हाट विल हैपन. सो फर्स्ट let us discuss what will happen when a charged particle will move inside a uniform electric field. Here this is the charged particle and this is our uniform electric field. This is directed upward. As you know that electric field will start from positively plate and they will be directed towards negatively charged plate. तो पहले हम लोग केस ले लेते हैं when the angle theta will be 0. That means when the charge particle will move in the direction of electric field. अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करे तो क्या होगा देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F इक्वल टू क्यू ई. तब उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू. ये फोर्स क्या करेगा ना, दिस फोर्स विल एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. ये फोर्स चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा. तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, माने वो एक्सेलरेट होगा, बट द डायरेक्शन विल रिमेन सेम. उसका जो दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में अगर जा रहा तो उसी दिशा में हो जाएगा, इट विल नॉट चेंज. लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे विपरीत दिशा में अगर मूव करे तो व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स. इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि नेगेटिव नेचर का होगा, माने उल्टा फोर्स लगेगा. तो इस उल्टा फोर्स के कारण रिटार्डेशन विल टेक प्लेस. माने इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी बोल सकते हैं या तो स्पीड बोल सकते हैं, वो डिक्रीज करेगा और उसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करे तो स्पीड बढ़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करे तो स्पीड घटेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. ये हम लोग दो केस देख लेंगे. तीसरा केस क्या, व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऊपर की तरफ और चार्ज पार्टिकल ये जो डॉटेड लाइन में मैंने दिखाया एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना चाह रहा है, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा ना, इन दिस केस ऑल्सो द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स. ऊपर की तरफ एक फोर्स उस पर लगेगा. तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्राफ से ही पता चल रहा है, जब वो इधर जाना चाहेगा इट विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ. ग्राफ से पता चल रहा है पैराबोलिक पाथ एक फॉलो करेगा, माने एक्स में भी उसका कुछ मोशन होगा, वाई में भी उसका कुछ मोशन होगा. तो हॉरिजॉन्टल केस में हम लोग देख लेते हैं. हॉरिजॉन्टल केस में मोशन क्या है, जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं, उसमें से एक है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. याद होगा आप लोगों को फॉर्मूला, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू क्यू ई, तो ए बराबर होगा एक्सेलरेशन बराबर होता है हम लोग जानते हैं फोर्स बाय मास, और एफ बराबर तो है क्यू ई, तो क्यू ई बाई एम. तो ये जो एक्सेलरेशन होगा आप लोग जानते हो, ये एक्सेलरेशन कब होगा ना, हम लोग देखे जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में मूव करे तो ही एक्सेलरेशन होगा, ऑपोजिट दिशा में मूव करे तो रिटार्डेशन होगा. लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा दिशा में अगर मूव करे, खास करके यहाँ पर हम लोग बोल रहे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री में अगर मूव कर रहा तो उसमें कोई फोर्स जो कि उसका स्पीड को बढ़ा सकता, वैसा कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा जो उसको स्पीड को बदल सकता है. खाली हम लोग क्या बोल सकते हैं, खाली वो जो अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर में अगर मूव करे तो उसका डायरेक्शन खाली चेंज होगा. हालांकि डायरेक्शन को भी तो चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन ओनली चेंज होगा. तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग देखते हैं, हॉरिजॉन्टल केस में डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हम लोग मानते हैं एक्स. चूंकि चार्ज पार्टिकल पहले तो रेस्ट में नहीं था, वो तो मूव कर रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका भी था, और वो वेलोसिटी था किधर, एक्स के तरफ में वेलोसिटी था. इनिशियल जो वेलोसिटी था वो एक्स के डायरेक्शन में था, वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं था. और एक्सेलरेशन क्या ना, चूंकि मैंने पहले ही बोला एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, या तो उसका अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बराबर 0. तो इस फॉर्मूला में एक्स के एस के जगह में हम लोग एक्स डालेंगे, यू
u बराबर होगा v, t का तो t, एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये टर्म हो जाएगा जीरो। वर्टिकल मोशन हम देते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो थोड़ा वर्टिकली भी तो मूव किया, ये है वर्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट y, तो s इक्वल टू वाई होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका कोई वेलोसिटी नहीं था, इसलिए u बराबर जीरो हम लोग लेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, s इक्वल टू यू टी, u तो जीरो है तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, हाफ का हाफ लेके एटी स्क्वायर के एटी स्क्वायर लेके, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और जिसके चलते एक्सेलरेशन होगा क्यू ई बाई एम, तो एक जगह में लिखेंगे क्यू ई बाई एम, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, और यहाँ से इक्वेशन 1 से टी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी बराबर एक्स बाई वी हम लोग लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ क्यू ई बाई एम, टी के जगह में एक्स बाई वी। तो ये जो पूरा जो पार्ट है, पूरा पार्ट हो गया कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, हाफ तो कांस्टेंट है, चार्ज तो बदल नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, मास लो स्पीड है, मास में कोई चेंज ही नहीं आएगा। और पहले ही बोले चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है उस पर कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो वो भी होगा कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, आप लोग जानते हैं ये कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या है, पैराबोला का है, तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ। तो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो इसको हम लोग याद रखने के लिए समझ सकते हैं, नदी का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। नदी का पानी अगर इधर बह रहा तो एक आदमी अगर नदी के पानी के डायरेक्शन में अगर तैर रहा, नदी के डायरेक्शन में, तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि नदी उस पर उसको ढकेल करके एक फोर्स लगा करके ले जाएगा। नदी जा रहा है इधर लेकिन कोई आदमी इधर तैरना चाह रहा तो क्या होगा ना, उसका स्पीड घट जाएगा। लेकिन नदी जा रहा है इधर और नदी का परपेंडिकुलरली कोई आदमी अगर क्रॉस करना चाहे, आप लोग बहुत लोगों का अनुभव होगा, पानी जा रहा है इधर, नदी का पानी जा रहा है इधर, इधर आप सीधा पार होना चाहोगे तो सीधा कभी भी पार नहीं हो पाओगे, नदी का पानी आपको डिफ्लेक्ट करेगा आपका रास्ता को, और आप अगर यहाँ उठना चाहोगे तो पानी उसको ढकेल करके आपको यहाँ पर उठाएगा, माने आपका पाथ में डिफ्लेक्शन आएगा, आपका डायरेक्शन में चेंजेस आएगा। तो नदी के साथ तुलना कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, और चार्ज पार्टिकल का तुलना कर सकते हैं हम लोग जो आदमी तैरता है उसके साथ, तो हम लोग इसको हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इन करेगा तब क्या होगा। तो पहले हम लोग इसका पहले वीडियो में हम लोग डिराइव किया है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, तो क्रॉस हटने से होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा आएगा, तो केस लेंगे थीटा इक्वल टू जीरो तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो होगा, या तो हम लोग लेंगे थीटा इक्वल टू 180 तो 180 बराबर भी साइन 180 बराबर भी जीरो, या तो हम यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन हम दिए हैं, डॉटेड लाइन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा, माने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा रहा उधर बोर्ड के अंदर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा अंदर, चार्ज पार्टिकल भी जा रहा मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, ना थीटा इक्वल टू जीरो होगा भी। यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल, जीरो के बीच में क्रॉस है, माने वेलोसिटी और बी के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ है, वेलोसिटी भी अंदर तरफ है, तो थीटा अगर जीरो होगा तो साइन जीरो बना हुआ जीरो, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर में कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में उल्टा हो रहा था, हम लोग क्या देख रहे थे, जब थीटा जीरो था तभी मैक्सिमम फोर्स लग रहा था, थीटा जब 180 था तब मिनिमम फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जब थीटा जीरो होगा या थीटा 180 होगा तब जो फोर्स लगेगा वो होगा जीरो, माने नो फोर्स लगेगा। दैट मीन्स यू कैन से दैट द चार्ज पार्टिकल विल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। लेकिन थीटा अगर हम लोग 90 डिग्री अगर लेंगे तो यहाँ पर होगा साइन 90, और साइन 90 आप लोग जानते हैं 1 होता है इक्वल टू क्यू भी होगा, यही होगा मैक्सिमम। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में मूव करेगा तब तो उस पर फोर्स लगेगा मैक्सिमम। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पहला वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब उसमें खाली चार्ज का गुण नहीं रहेगा, उसमें एक मैग्नेट का गुण भी आ जाएगा, और पहले का मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल में भी एक मैग्नेटिक गुण आएगा, तो मैग्नेटिक गुण के चलते, दोनों का मैग्नेटिक गुण के चलते, अट्रैक्शन रिपल्सन के चलते बहुत सारा चेंजेस आएगा। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल, हम बोले मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में जाना चाह रहा, मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर और चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाह रहा, मीन्स वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ, दोनों के बीच का जो एंगल बनना 90 डिग्री, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अंदर जाना चाह रहा है, सॉरी
मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और चार्ज पार्टिकल जाना चाह रहा है इधर। तो हम लोग एक चीज हम लोग पढ़े थे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में, हम लोग पढ़े थे ये जो तीन फिंगर तीन चीज को बता रहा। अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये फिंगर चार्ज पार्टिकल को बता रहा, चार्ज पार्टिकल जा रहा किधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल जा रहा ऊपर तरफ। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स ये अंगूठा बताएगा, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फोर फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये बताएगा मिडिल फिंगर बताएगा चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन या तो करंट का डायरेक्शन, हम करंट लेकर के बात किए थे। ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये बताएगा चार्ज का डायरेक्शन या तो करंट का डायरेक्शन, और ये बताएगा फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा तो फोर्स लगेगा इधर। यहाँ पर हम दिखाएं फोर्स, अगर चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा तो फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा तो फोर्स लगेगा अंदर, चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा फोर्स लगेगा अंदर। इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री में अगर वो एंटर कर जाती है, तब वो एक सर्कुलर पाथ से घूमना स्टार्ट होगा, सर्कुलर पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो उस पर फोर्स लग रहा है कितना, जब 90 डिग्री में जा रहा तो फोर्स लग रहा है क्यू भी। आप लोग ये भी पढ़े हो, कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो यही मैग्नेटिक फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं mv²/r इक्वल टू क्यू भी। इसको हम लोग क्यू को एक ठो अगर काट दे, और सर भी को अगर हम लोग यहाँ पर अगर काट दे तो आर बराबर हमारा बचेगा, आर अगर इधर आ जाएगा आर बराबर बचेगा एम भी, और ये क्यू बी को इधर लाएंगे तो आर बराबर एम भी बाई बी क्यू, और इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और मोमेंटम कितना है। अगर मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा, कोई भी चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी से अगर एंट्री करेगा तो उसका रास्ता रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो रास्ता उसका घट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक है तो रास्ता ज्यादा होगा। और चार्ज पार्टिकल का चार्ज अगर बहुत ज्यादा है तो रेडियस कम होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम है तो रेडियस ज्यादा होगा। ये इक्वेशन को याद कीजिएगा, फ्यूचर में काम देगा। तो इसको घूमने में कितना टाइम लगता है, तो टी इक्वल टू टाइम इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो है ये सर्कुलर पाथ, तो 2πr स्पीड है भी, तो 2π/v r के जगह में ये वाला पार्ट हम लोग रख देते हैं, ये वाला पार्ट। तो देखिए भी कैंसल आउट हो गया, 2πm/qb। तो मान लेते हैं 2π तो कांस्टेंट है, मास भी लो वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट ही रहता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लिया जाए वो इलेक्ट्रॉन है, एक खास मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है b, और जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है एंट्री कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, और जिसका चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो चार्ज को हम लोग फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है। तो क्या होगा ना, इसका जो टाइम पीरियड का जो वैल्यू होगा वो होगा कांस्टेंट। यह है पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, कोई चार्ज पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा वेलोसिटी से आए या तो कम वेलोसिटी से आए, फिर भी उसको घूमने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। ज्यादा वेलोसिटी से आने से भी घूमेगा और कम वेलोसिटी से आने से भी घूमेगा, तो उसका वेलोसिटी माने उसका जो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ना वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सेम चार्ज पार्टिकल अगर इस रेडियस में घूमे और सेम चार्ज पार्टिकल अगर इस रेडियस में घूमे, अगर अलग अलग रेडियस में अगर घूमे तो टाइम पीरियड आपका सेम लगेगा, जो कि आप लोग साइक्लोट्रॉन में आप लोग पढ़े थे। तो हम लोग क्या देखेंगे, इस फॉर्मूला में वेलोसिटी भी नहीं है, सॉरी स्पीड भी नहीं है, और इस फॉर्मूला में हमारा रेडियस भी नहीं है। तो मूल चीज है साइक्लोट्रॉन में हमारा काम आएगा जो जब चार्ज पार्टिकल अलग अलग रेडियस में घूमेगा, अलग अलग रेडियस में, तो अलग अलग रेडियस में घूमने से उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड उसका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हाँ, अलग अलग रेडियस में अगर वो घूमेगा, यहाँ पर अगर रेडियस को अगर हम लोग चेंज कर दे तो लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा। लेकिन टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे हम लोग दो अलग अलग केस लेंगे, एक केस है अगर कोई इलेक्ट्रॉन कम वेलोसिटी से घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेलोसिटी से घुस रहा है, एंटर कर रहा है, फिर भी उसका टाइम पीरियड सेम लगेगा। लेकिन अब इसको आप भूल जाइए। अभी अगर हम लोग बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन कोई छोटा रेडियस में घूम रहा है या तो कोई इलेक्ट्रॉन बड़ा रेडियस में घूम रहा है, तब भी उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। लेकिन जब वो छोटा रेडियस में घूमेगा तो उसका स्पीड थोड़ा कम होगा
और जब ज़्यादा रेडियस में घूमेगा तो उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा रेडियस में ज़्यादा बड़ा पाथ, तो ज़्यादा बड़ा पाथ के लिए भी सेम टाइम और छोटा पाथ के लिए भी सेम टाइम, मतलब स्पीड बढ़ जा रहा है। तो ज़्यादा वाला रेडियस अगर होगा तो स्पीड, तो इसका वाला स्पीड रेडियस पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पीरियड स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, ये हम बोलना चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन में हम लोग निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं टाइम का उल्टा होता है, तो यहाँ पर टी अगर ऐसा है तो न्यू जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 पाई न्यू। तो 2 पाई का 2 पाई न्यू के जगह में ये वाला पार्ट लिखे, कुछ कैंसल आउट हो गया, ये होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी। तो चार्ज और मास तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम है, चार्ज भी अगर सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ना, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से बहुत सारा चीज हम लोग सीख सकते हैं, बोल सकते हैं स्पीड और काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चेंज नहीं होगा, यह है पहला चीज। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आएगा तो 0 डिग्री में और 180 डिग्री में कोई फोर्स नहीं लगेगा, 90 डिग्री में फोर्स लगेगा मैक्सिमम। ये फोर्स उसका स्पीड को बढ़ा नहीं पाएगा, खाली डायरेक्शन को चेंज करेगा, जिसके चलते उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है। और एक केस हम लोग बात कर सकते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का 0 डिग्री में भी नहीं, 180 डिग्री में भी नहीं, अगर 90 डिग्री में भी नहीं, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल में इस ढंग से अगर वो घूमेगा, माने एंट्री करेगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लीजिए वो थीटा एंगल में, तो ये जो वेलोसिटी है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा आपका v sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा वाला कंपोनेंट है v cos थीटा। हम लोग देखिए मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट है वो है v sin थीटा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है और ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट चूंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा ना, उसको घुमाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा ना, उसको आगे की तरफ ले जाएगा। इसका मतलब द चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब ए हेलिकल पाथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में थीटा एंगल में, थीटा मान लीजिए 45 हो, 30 हो, 65 हो, 60 हो, कुछ भी एंगल में घुसेगा, तो हेलिकल पाथ में वो मूव करना स्टार्ट करेगा। उस समय में रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा ना, r इक्वल टू होगा, ये जो रेडियस बनेगा r इक्वल टू m, लेकिन v का मतलब हम लोग देखे थे, v का मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी। यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है ना, v sin थीटा है, तो m v sin थीटा बाई बी क्यू। तो v के जगह में v sin थीटा लिखेंगे, तो टाइम पीरियड में भी v के जगह में हम लोग लिखेंगे v sin थीटा। यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर तो v r के जगह में हम लोग जो v था उसमें लिखेंगे v sin थीटा। इसी टाइप से सब में चेंजेज आ जाएगा। तो हम लोग आज बात की है जो चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या होगा, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या होगा। यह कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे का वीडियो में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।